आप देख रहे हैं हमारा विशेष धर्म परिवर्तन से लेकर मदरसे में ब्लास्ट पर राजनीति, भगवान राम और सत्यनारायण पूजा पर सवाल, नक्सलियों में मासूम चेहरा ढूंढने की कोशिश, शराबबंदी के बाद थोड़ी थोड़ी शराब पीने की वकालत। सवाल उठता है कि आखिर मांझी मानते क्यों नहीं। कभी सत्यनारायण पूजा पर सवाल। आजकल हमारे गरीब तबके के लोगों में धर्म की प्रायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। कभी भगवान श्री राम पर बवाल। हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। कभी ब्राह्मणों पर मांझी का उबाल। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। कभी धर्म परिवर्तन पर विवाद। अगर कहीं गलती है तब न छोड़ के जा रहा है, आप मान मर्यादा नहीं दे रहे हैं, आपके यहाँ विकास संभव नहीं है, आप छुआछूत अछूत शादी की बात आप बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। मदरसे में धमाके पर भी मासूम सवाल। मदरसा में गरीब तबके के मुसलमान जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वहाँ पर आतंकवादी की शिक्षा दी जाती है। नक्सलियों पर भी मांझी की राजनीति। लेकिन हमारे जहन में बात आती है कि जब जब शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी बात उठाते हैं या गोलबंद होते हैं तो उनको नक्सलाइट कर दिया जाता है। शराबबंदी पर भी निशाना। हम सुझाव यही दे रहे हैं लोगों को कि आप भी पियो अपना कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि दवा के रूप में लोगे तो शराब दवा है। आखिर मांझी मानते क्यों नहीं। तो जीतन राम मांझी ने लंबी चुप्पी साध रखी थी। लगा जैसे उन्होंने ये समझ लिया कि उम्र के इस पड़ाव पर अब चुप रहना ही बेहतर है, लेकिन नहीं, जो मान जाए वो मांझी नहीं, क्योंकि अपने बयानों के बम फोड़ने में उन्हें खूब मजा आता है। ऐसे में मांझी एक्सप्रेस का फिर से ब्रेक फेल हो गया और खामोशी के बाद जब उन्होंने अपनी जुबान खोली तो कईयों को लहूलुहान कर डाला। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने अपने बयानों से बिहार के मजे हुए सियासी धुरंधरों को शीर्षासन करा दिया है। बयान बहादुर मांझी, विवाद बहादुर मांझी, ब्रेक फेल एक्सप्रेस मांझी। जीतन राम मांझी बिहार की सियासत का वो चेहरा जो आए दिन सियासी बवंडर के केंद्र में होता है। ये नाम अगर बिहार की सियासत में कुछ दिनों तक सुनाई न दे तो समझिए रणनीतिक खामोशी है, वरना ऐसा कोई दिन, हफ्ता या महीना नहीं जब उनके बयान पर सियासी बवंडर न खड़ा हो। अपने बयानों के विस्फोट से मांझी जितना नुकसान पहुंचाते हैं उतना तो शायद आईईडी विस्फोट से भी नहीं होता। मांझी के आगे बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की क्या बिसात। ताजा धमाका ब्राह्मणों पर हुआ है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोग का टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको दे देंगे। ब्राह्मणों के खिलाफ बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का ये आपत्तिजनक बयान ऐसा है जिसे हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों, मांझी ने तो भगवान सत्यनारायण की पूजा को भी नहीं बख्शा। जाहिर है बयान जाति और धर्म विशेष पर है तो बवाल तो होगा ही। अब मांझी के इस बयान को सियासत अपनी चाशनी में भिगोने की कोशिश कर रही है और वो विरोधियों के निशाने पर हैं। लेकिन शब्दों पर जरूर हम लोगों का नियंत्रण रहना चाहिए कि किन शब्दों का प्रयोग करना है।
और इसको ध्यान में रखते हुए अगर बात होती है तो मामला बनता है, वरना मामला बनने के बजाय कई बार और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो सीनियर लीडर हैं मांझी जी, अब उनको हम क्या सलाह दें, लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस तरह का बयान उचित नहीं है। जी अनुभवी राजनेता हैं, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके मुख से इस तरह का अमर्यादित भाषा शोभा नहीं देता है। ये किसी भी दृष्टिकोण से क्षम्य नहीं है। हमला धर्म पर, मजहब पर, क्षेत्रवाद पर और भाषा पर नहीं किया जा सकता। हम राजनीति के लिए किसी भी जाति को कमजोर नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते। सियासत और सत्ता के लिए संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, बड़े नेताओं को अपना बड़प्पन का परिचय देना चाहिए, और जो भी बड़े नेता हैं उनको बानी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए। तो बानी को ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे को पसंद हो और समाज को पसंद हो। आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो नाप तौल करके बोलना चाहिए। आए दिन बयान बहादुर मांझी अपने जुबानी बम से सियासी हलचल मचाते ही हैं। मांझी के इस धमाके से सियासी तमाशा तो होना ही था, हुआ भी। मौका जब हो तो दस्तूर निभाने से विरोधी पार्टियां पीछे कैसे रहेंगी? विरोधी ही क्यों, सहयोगी बीजेपी और जेडीयू ने भी नसीहत दे डाली। सहयोगियों और विरोधियों ने मांझी को उनकी मर्यादा समझाई तो कांग्रेस ने फौरन ब्राह्मणों से माफी की मांग कर डाली। कि गाली देते हैं आप किसी समुदाय को, पूरे ब्राह्मण समुदाय को। आदरणीय जीतनराम मांझी को पूरे ब्राह्मण समुदाय से माफी मांगना चाहिए, और अगर आप हिंदू हैं इस तरह की चर्चा भविष्य न करें कि सत्यनारायण भगवान क्या होता है पूजा। जीतनराम मांझी यानी बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम जो काम से ज्यादा अपने बयानों से चर्चा में रहता है। मांझी अगर कुछ दिनों तक चुप हो जाएं तो इस चुप्पी के गहरे मायने माने जाते हैं, वरना किसकी मजाल है जो मांझी के मुंह पर ताला लगा सके। अगर कोई लगाना भी चाहे तो मांझी किसी की सुनते कहां हैं। विवादित बयान पर जब घिरने लगे तो चंद घंटे में ही मांझी ने सफाई भी दे डाली। लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, बाबू नगदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के लिए शब्द यूज किया था। आखिर मांझी ऐसे हैं क्यों? क्यों वो बार बार अपने बयानों से सियासी बवेला खड़ा करते हैं? क्या मांझी को अपने समाज के लोगों को अपशब्द कहना बुरा नहीं लगता? विवादित बयान पर घिरने के बाद अपनी सफाई में मांझी ये क्या कह गए? ये कोई पहला मौका नहीं है जब मांझी ने विवादित बयान दिया है। इससे पहले मांझी प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा शराब पीने और नक्सलियों को लेकर भी विवादित बयान दे चुके हैं। तो सवाल है कि आखिर मांझी कितनी बार मर्यादा तोड़ेंगे? और अगर जानबूझकर ये मर्यादा तोड़ते हैं तो साफ है कि मांझी सोच समझकर और जानबूझकर ऐसे विवादित बयान देते हैं, और जब विवाद बढ़ता है तो माफी मांगकर किनारे हो लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जो मान जाए वो जीतनराम मांझी नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्राह्मणों पर उनका विवादित बयान इस तरह का पहला कोई बयान नहीं है। इस बयान से 2 दिन पहले भी उन्होंने शराबबंदी में थोड़ी छूट देने की मांग की थी और कहा था कि शराब थोड़ी थोड़ी पीनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या एनडीए के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगाना चाहते हैं? आखिर मांझी के मन में क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके बयानों के तीर रुकने का नाम ही नहीं लेते। चाहे विरोधी हो या सहयोगी, उनके निशाने पर कोई न कोई होता जरूर है। ताजा शिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी है। और स्पीड के नाम पर भी कोई ले जाएगा तो उसको पकड़ के जेल भेज दीजिएगा, तो होम्योपैथी की दवा कैसे चलेगी? कोर्ट ने भी कहा है, मेडिकल साइंस भी कहता है लिमिट एक्शन में अगर दारू का सेवन किया जाए तो कोई घाटा नहीं है। हम
यही कहना चाहते हैं, सरकार के साथ हैं तो भी कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप इस लाइन तक जो हमने कहा वहां तक आप संशोधन कीजिए और शराब नीति को आगे बढ़ाइए, हम भी उसका पक्षधर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, शराबबंदी में छूट की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि सबको मालूम है कि बिहार में बड़े लोग शराब पीते हैं, लेकिन गरीबों को थोड़ी शराब पीने पर जेल भेज दिया जाता है। मांझी कह रहे हैं कि बिहार में थोड़ी मात्रा में शराब पीने की छूट मिलनी चाहिए। सवाल उठता है कि क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दो टूक चुनौती दे रहे हैं? मांझी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। पुलिस प्रशासन बिहार में शराब की एंट्री के हर पॉइंट और सिस्टम में छेद को दुरुस्त करने में लगा है। लेकिन एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी शराब पर अजीबोगरीब बयान देकर सरकार की परेशानी बढ़ाने में लगे हैं। पहले तो उन्होंने शराब को दवा बताकर थोड़ी थोड़ी पीने की बेतुकी नसीहत दी और फिर गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर डाली। गुजरात में शराबबंदी है ना जी, महात्मा गांधी गुजरात से थे ना। सबसे पहले तो शराबबंदी का वहाँ प्रयोग हुआ। आज कैसे वहाँ चल रहा है? जिनको पीना है, जिनको कोई ऐसा है कस्टमरी है, हम लोग यहाँ कस्टम में चलता है। तो मतलब गुजरात मॉडल बिहार में लागू कीजिए। अच्छा, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहाँ से मिल रहा हो वहाँ से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। बिहार में शराब को नशा मुक्त कराने और शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार एक्शन में है। सड़क से नदी तक चप्पे चप्पे पर शराब माफिया पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से लेकर ड्रोन तक से निगरानी की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन मांझी को इससे क्या, वो तो शराब पर मानो पीएचडी कर डॉक्टर बने घूम रहे हैं। तो क्या बिहार में शराब के नाम पर सियासत करने वाले मांझी जैसे नेता ही शराबबंदी को विफल बनाने में लगे हैं? मांझी बार बार ऐसे विवादित बयान देते हैं, कभी भगवान राम को लेकर तो कभी ब्राह्मणों और भगवान सत्यनारायण की पूजा को लेकर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अनर्गल बयान देकर मांझी माइलेज ले रहे हैं? क्या व्यक्तिगत बयानों से उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा? जाति की जगह विकास की बात वो क्यों नहीं करते? जन नेता का बयान कैसे व्यक्तिगत हो जाता है? बयान के बाद मांझी का माफीनामा क्यों होता है? धार्मिक भावनाओं को आखिर वो क्यों आहत कर रहे हैं? तो विवादित बयान और जीतन राम मांझी दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। विवादित बयानों से उनका पुराना नाता रहा है, यहां तक कि अपनी सियासत के लिए उन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा और इतिहास से औरंगजेब को भी घसीट लाए। देखते हैं और आपको दिखाते भी हैं सियासी सुरमाओं के पसीने छुड़ाने वाले मांझी के कुछ पुराने बयान। मांझी के विवादित बयानों का इतिहास पुराना है। देखने में सौम्य लेकिन बवाली बयानों के लिए मशहूर रहे हैं जीतन राम मांझी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उनके बयान से सियासी बवंडर खड़ा हुआ हो। भरोसा न हो तो जरा सुनिए, इसी साल 21 सितंबर को उन्होंने भगवान राम को लेकर क्या कहा था। कोई भगवान को मानते हैं, कोई नहीं मानते हैं, कोई प्रकृति को मानते हैं, कोई अपना ईमानदारी को मानते हैं, कोई कर्तव्य को मानते हैं। तो अपनी अपनी बात है। उसी प्रकार से हम राम को जिस रूप में लोग मानते हैं उस रूप में नहीं मानते हैं। वो महानायक थे, अच्छा काम करने की बात उनके माध्यम से कराई गई है। जो नीतियाँ वहाँ बताई गई है उस नीति पर चलना चाहिए, इसमें कहाँ कोई दुमत है। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम पर इस तरह का बेतुका बयान देने से पहले मांझी शायद ये भूल गए कि उनके नाम में भी राम है। यही नहीं, सितंबर महीने में उन्होंने बांका में मदरसे में हुए ब्लास्ट के बाद भी विवादित बयान देते हुए कहा था कि मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मदरसों का धमाके से कोई कनेक्शन नहीं। अनेकों हमारी मदरसा में हमने देखने का काम किया है कि वहाँ अमीर के बच्चा नहीं पढ़ता है, वहाँ गरीब के बच्चा पढ़ता है। तो हर गरीब जब पढ़े और आगे बढ़ने का कोशिश करे, उसको आप आतंकवादी घोषित कीजिएगा तो ये उचित नहीं है।
मांझी के इस बयान के क्या मायने थे ये तो वही जाने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर मदरसे में धमाके का सामान आया कहां से। सबसे बड़ी बात कि जांच जब जारी थी तो ऐसे बयानों का क्या मतलब था। ये तो बस कुछ वानगी भर है। सुनिए, इसी साल जनवरी महीने में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा था। हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। यानी साफ है कि मांझी अपनी सियासत चमकाने और वोटों की बिसात बिठाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हद तो तब हो गई जब मांझी अपने सियासी अखाड़े में वोटों का गणित बिठाने के लिए इतिहास से औरंगजेब को खींच लाए और आतंकी मसूद अजहर को इज्जत बख्शते हुए मसूद अजहर साहब बता डाला। समय से उनको अजहर साहब विपक्ष लगातार कह रहा है कि मांझी अपने बयानों की ब्रेक फेल एक्सप्रेस पर लगाम लगाएं, लेकिन मांझी मान जाएं ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा होने देना नहीं चाहते। तभी तो कभी चूहे खाने पर बयान देते हैं, तो कभी केंद्रीय मंत्रियों को बिहार में घुसने देने पर रोक लगाने की भी बात कहते हैं। यही नहीं, साल 2014 में मांझी ने मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टरों के हाथ काट देने की चेतावनी दे दी थी। और तो और मांझी ने दलितों और पिछड़ी जातियों के लड़कों को अंतरजातीय विवाह करने की नसीहत देते हुए जनसंख्या बढ़ाने की बात कही थी और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा को आतंकी बता डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो मान जाए वो मांझी नहीं, और मांझी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं इसमें उनका क्या राजनीतिक फायदा है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं, और इससे भी बड़ी बात कि जिस टॉपिक को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर, जिस नाम को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज जो विरोध का स्वर आम जन की तरफ से आया है उससे भी शायद मांझी देख पा रहे होंगे, उसकी गर्मी को भांप पा रहे होंगे। इसलिए मांझी को बयान देना चाहिए, देने में कोई फर्क नहीं है, हर्ज भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सधे हुए बयानों से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि आप जननेता हैं और जननेता जब भी कुछ बोलता है तो वो पूरी तरीके से सबके लिए होता है, फिर आपके लिए पर्सनल कुछ नहीं होता, व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता। इसलिए थोड़ा ठहरना होगा और इस विषय पर खास तौर पर जीतन राम मांझी को सोचने की जरूरत है। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट आपके साथ, मैं हूं रचा शर्मा। चलिए 60 सेकंड में देखते हैं खबरों का विश्लेषण। आज और कल देश के बैंक कर्मी राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मी सरकारी बैंकों के हो रहे निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के कारण ही आज से 2 दिवसीय हड़ताल किया गया। बैंकों की हड़ताल के बारे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सुनील कुमार ने बताया कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जो कि गलत है। बैंक अधिकारियों ने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर राष्ट्र की प्रगति के लिए हर कार्य को निष्ठापूर्वक किया है। 16 और 17 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में बैंकिंग सेवा ठप रहेगी। इस हड़ताल में दावा किया गया कि देश के 4000 से भी अधिक शाखाओं में कार्यरत 25,000 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। यूनियन को डर है कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। धनबाद की नेशनल राइफल शूटर कोनिका लायक ने कोलकाता में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोनिका धनसार के अनुग्रह नगर की रहने वाली थी।
कोनिका पिछले 1 साल से पूर्व नेशनल प्लेयर जगदीप प्रमाकर के कोलकाता के उत्तरपाड़ा स्थित कैंप में ट्रेनिंग ले रही थी। कोलकाता पुलिस ने कोनिका के पिता को फोन कर बताया कि उनकी पुत्री अस्पताल में भर्ती है। पिता जब कोलकाता पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अस्पताल में मृत पड़ी थी। कोनिका अक्टूबर 2021 में गुजरात में ट्रेनिंग लेने गई थी। वहां से कोलकाता आई थी, उसके बाद यहीं रह रही थी। पुलिस आत्महत्या के मामले में कारणों की जांच कर रही है। पुलिस को यह भी पता चला है कि कोच के साथ कोनिका के संबंध बेहतर नहीं थे। कोच से भी पुलिस पूछताछ में जुट गई है। कोनिका लायक की शादी जल्द ही होने वाली थी। कोनिका की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद की राइफल खरीद सके, जिसके बाद एक्टर सोनू सूद ने कोनिका को 2.5 लाख रुपए की जर्मन राइफल भेजी थी। नानापुर के पालीगंज में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में युवक बाइक के साथ ही सड़क पर गिर गया। इस दौरान बाइक में टक्कर मारने के बाद कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा। भारतीय सुरक्षा बल की मुस्तैदी से बॉर्डर के उस पार से आतंकियों की घुसपैठ पर बहुत हद तक लगाम लग गई। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ छेड़े गए छद्म युद्ध में शिकस्त मिलती नजर आने लगी तो बौखलाए आतंकिस्तान ने जहरीली साजिश रची। पाकिस्तान ने नशे की भारी खेप भारत भेजनी शुरू कर दी। पाकिस्तान की सरकार और सेना के इशारे पर कराची में बैठे ड्रग माफिया एक्टिव हो गए और समंदर के रास्ते भारत में जहर की सप्लाई तेज कर दी। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान की जहरीली साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 400 करोड़ रुपए की ड्रग्स की खेप बरामद की। कच्छ के जखौ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की अल हुसैनी बोट को पकड़ा गया। इस बोट से कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस को 77 किलो हेरोइन मिली तो पाकिस्तान के 6 ड्रग पेडलर भी गिरफ्तार किए गए। एटीएस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर ये बड़ा ऑपरेशन किया है और जखौ से ऊपर IMBL के पास में ये एक बड़ा सीजर हुआ है जिसमें 77 kg हीरोइन है और ये पाकिस्तानी बोट है, अल हुसैनी नाम की बोट है जिसमें 6 क्रू मेंबर्स हैं। 6 के 6 पाकिस्तानी हैं और कराची के रहने वाले हैं। उन लोगों को पकड़ा गया है और उनके पास से ये 77 kg हीरोइन मिली है और अभी जखौ के पास हमारी टीम आ गई है। कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों ने देखे हैं और अब उनके विरुद्ध गुना दाखिल करके कार्रवाई होगी। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे यही वो 6 ड्रग पेडलर हैं जो पाकिस्तान से नशे की खेप लेकर गुजरात पहुंचने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि नशे के ये कारोबारी जहर से भरी बोट को किनारे लगा पाते, समंदर में ही इन्हें दबोच लिया गया। गुजरात एटीएस को आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि ड्रग्स पाकिस्तान के कराची से भेजा गया था। कराची से गुजरात और फिर सड़क के रास्ते राजस्थान से होकर नशे की इस खेप को पंजाब भेजा जाना था। मैं ये बोलना चाहूँगा कि एटीएस एंड कोस्ट गार्ड दोनों मिलके ये वाला सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। बहुत ही अच्छा ऑपरेशन था जिसमें मेरे 2 जहाज और 2 काबिल ऑफिसर जिन्होंने ये अंजाम लाया है और एटीएस का पूरा सपोर्ट था। हमें इस एटीएस के बगैर ये वाला ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अगस्त 2018 से दिसंबर 2021 तक गुजरात एटीएस ने 4,600 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा है जो पाकिस्तान के ड्रग माफिया के लिए किसी झटके से कम नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि पाकिस्तान के ड्रग माफिया को भारत में नशे की खेप पहुंचाने वाले नहीं मिल रहे। भारतीय एजेंसियों के डर और नारकोटिक्स मामले में कड़ी कार्रवाई की वजह से कोई भी ड्रग कैरियर का काम नहीं करना चाहता। लिहाजा मजबूरी में अब ड्रग्स माफिया को खुद ही ये जोखिम उठाना पड़ रहा है। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान से गुजरात ड्रग्स का कंसाइनमेंट लेकर आ रहे लोगों में कराची के ड्रग माफिया का बेटा भी पकड़ा गया। दरअसल कराची के बड़े ड्रग माफिया
हाजी हसन ने अपने बेटे इमरान को बोट की व्यवस्था करने को कहा। इमरान ने एक बोट किराए पर ली जिसका नाम अल हुसैनी था। इस बोट को लेकर वो कराची से 6 नॉटिकल मील दूर गया। इतने में एक और बोट आई जिसमें 3 शख्स थे जो प्लास्टिक बैग्स में हेरोइन लेकर आए थे। इस हेरोइन को जखौ से 35 नॉटिकल मील दूर एक भारतीय बोट में खाली करना था, लेकिन भारतीय बोट पहुंचती उससे पहले ही गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड की टीम वहां पहुंच गई और ड्रग माफिया हाजी हसन के बेटे इमरान वाघेर को दबोच लिया। सीमा पार बैठे ड्रग माफिया गुजरात को एक सेफ ट्रांजिट रूट के तौर पर मान रहे थे, लेकिन एजेंसियों की सतर्कता के से लगातार कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं। न कि बल्कि कंसाइनमेंट, उसको लेकर आने वाले कैरियर भी पकड़े जा रहे हैं। अब देश में नारकोटिक्स को लेकर कड़े कानून हैं, लिहाजा उम्र भर तक जेलों में रहना पड़ता है। ये डर कैरियर को सता रहा है। ऐसे में पाकिस्तान से ड्रग लेकर आने वाले कैरियर भी अब पाकिस्तान को नहीं मिल रहे, लिहाजा उन्हें अपने ही लोग बेचने पड़ रहे हैं। फिलहाल इस साजिश से जुड़ी गुजरात, राजस्थान और पंजाब की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। गुजरात से बोट लेकर कौन जाने वाला था? गुजरात से राजस्थान के जिस गैंगस्टर को हेरोइन पहुंचाई जानी थी वो कौन है? राजस्थान से पंजाब में ड्रग्स की डिलीवरी कौन लेने वाला था? इस सब की पड़ताल की जा रही है।